आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जब भी कोई पार्टनरशिप में एंटर करते हैं कोई लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या रहता है? वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, वो कुछ ऐसा बिजनेस एंटर करेंगे जिससे वो काम करेंगे और उससे उनका जो बेसिक मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट है। तो हम ये देखते हैं कि भले पार्टनरशिप हो भले कंपनी हो, लोग आगे आते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुद्दा एक ही रहता है, फाइनल स्टेज एक ही है, प्रॉफिट। ठीक है। अब जो कंपनी की बात हम करें, लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, मनी कंट्रीब्यूट करते हैं एक बिजनेस वेंचर के लिए। देखिए, बिना पैसे के तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता ना। तो वो थोड़ा थोड़ा अपना शेयर डालते हैं और फिर कुछ बिजनेस करते हैं जिससे मुनाफा होता है और फिर उस प्रॉफिट को वो आपस में बांट लेते हैं। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है। लोग इकट्ठे होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपना हिस्सा डालता है, वो अपना हिस्सा डालता है, कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस से जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो बांट लेते हैं और उसको घर ले जाते हैं। बात देखने की यह है कि जब पार्टनरशिप की हम बात करें, तो कंपेयर्ड टू अ कंपनी, कम लोग होते हैं एक पार्टनरशिप डीड में। थोड़े लोग, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े लोग होते हैं अगर हम कंपनी के कंपैरिजन में बात करते हैं। और ये कौन लोग होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में आते हैं? वो जनरली हमारी पुरानी जान पहचान के लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, या दोस्त के आगे दोस्त हो सकते हैं जिससे कॉमन फ्रेंड ने हमें उनसे मिलवाया हो। तो इसी तरह से जनरली पार्टनरशिप डीड्स फॉर्म होती हैं। हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा पुराना जानकार, हमारा नया जानकार, या कोई भी दोस्त वगैरह। लेकिन कंपनी में पार्टनरशिप के कंपैरिजन में ज्यादा लोग होते हैं, थोड़ा बड़ा सिस्टम होता है, और ये लोग आपस में, मेंबर्स जो कंपनी के हैं, वो आपस में जानते नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप में तो जान पहचान पहले की होती है ना। यहाँ पर आप एक मेंबर दूसरे मेंबर को जानता हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो देयर कैन बी बहुत सारे मेंबर, और वो एक दूसरे पता भी ना हो कि अच्छा आप भी मेंबर हो, मैं भी मेंबर हूं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास भी उस कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे पास भी उस कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन हम आपस में ही नहीं पता कि अच्छा तुम्हारे पास भी हैं। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई भी रैंडम पीपल जो हैं वो कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की, एक एक करके पॉइंट उठाते हैं। सबसे पहला है रेगुलेशन एक्ट या गवर्निंग स्टैच्यूट। देखिए, पार्टनरशिप जो चलेगी उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी बना हुआ है, एक बुक बनी हुई है, जिसके हिसाब से ही पार्टनर्स में आपस में कुछ लड़ाई हो जाए, क्वारल हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो क्या, तो वो बुक जो है, वो एक्ट जो है, उसके हिसाब से ही कोर्ट जो फैसला लेगी, उसको बोलते हैं रेगुलेशन एक्ट या गवर्निंग स्टैच्यूट। तो पार्टनरशिप डीड जो है उसको कौन गवर्न करता है इंडिया में? पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो भी उसमें क्लॉजेस लिखे हुए हैं वो पार्टनरशिप डीड पर डेफिनेटली लागू होंगे ही होंगे। कल को बहसबाजी हो जाए, कोर्ट में जाना पड़ जाए, तो कोर्ट भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही फैसला देती है। कंपनी की बात करो तो द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो गवर्न करता है इंडियन कंपनीज को। इसमें सारी डिटेल, सारे विस्तार, सब कुछ लिखा हुआ है। मोड ऑफ फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन, कैसे फॉर्म होती है एक पार्टनरशिप डीड और कैसे फॉर्म होती है कंपनी, रजिस्टर कैसे होते हैं? देखिए, जो पार्टनरशिप है ना, वो पार्टनर्स के एग्रीमेंट के थ्रू ही बनती है। मैं और आप पार्टनर हैं, तो हमने एग्रीमेंट कर लिया और उसी एग्रीमेंट के बेस के ऊपर हमारी पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। वो एग्रीमेंट जो है वो आपकी मर्जी के अनुसार और मेरी मर्जी के अनुसार ही बनेगा। अगर हम 3 पार्टनर हैं तो 3 लोगों की मर्जी के अनुसार बनेगा। पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है। हम चाहें कि इसको रजिस्टर करवाएं, बहुत बढ़िया बात है, आप रजिस्टर करवा लीजिए। आप चाहो इसको रजिस्टर नहीं करवाना, बहुत बढ़िया बात है, आप रजिस्टर मत करवाएं, आपकी मर्जी के अनुसार ही चलेगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड फॉर्म होती है, जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती हैं, उनको थोड़ी सी सहूलियत जो है वो दी हुई है, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स को नहीं मिलते।
इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आपने वो सहूलतें, वो आपने फायदा उठाना है तो आप उसको रजिस्टर करवा लीजिए। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन करवाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल लीगल है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स भी काम कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं। बात करूं मैं कंपनी की, तो वो रजिस्ट्रेशन जरूरी है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। उसके बिना कंपनी फॉर्म हो ही नहीं सकती। पार्टनरशिप में मैंने बताया था ना, मर्जी के अनुसार, यहाँ कोई मर्जी वर्जी नहीं है, यहाँ पर कंपल्शन इज कंपल्शन। ओके, रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। कंपनी की रजिस्ट्रेशन में 2 स्टेप्स आते हैं। पहला है जी आपका इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और दूसरा है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अलग अलग रूल्स हैं। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर है, इसका आर्टिकल बन चुका है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पब्लिक कंपनी तभी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जब वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले लेती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। अगर किसी पब्लिक कंपनी ने ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो वो तब तक बिजनेस नहीं कर सकती। बात हो अगर प्राइवेट कंपनी की, तो उसको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को ये दूसरा वाला लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स। जब पार्टनरशिप बनता है तो मिनिमम 2 मेंबर, 2 पार्टनर्स हो जाएं और पार्टनरशिप डीड बन सकती है। देखो एक से तो नहीं ना होगा, वो तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। तो मिनिमम 2 मेंबर जो हैं वो एक पार्टनरशिप कंसर्न को बना सकते हैं। ओके, और मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें, अगर तो आपका बैंकिंग बिजनेस है तो आपको 10 में पार्टनर लेने हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। और बैंकिंग के अलावा कोई भी और बिजनेस हो तो 20 से ज्यादा जो है वो पार्टनर्स अलाउड नहीं है। कंपनी में देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होना अनिवार्य है, जरूरी है। और मैक्सिमम की मैं बात करूं तो मैक्सिमम में, अगर मैं प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम की बात करूं तो 50। तो मैं रिपीट करती हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होने चाहिए। बात अगर पब्लिक कंपनी की जाए तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। और मैक्सिमम की पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी शेयर होल्डर्स जो है हो सकते हैं, जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं। तो आपको ये फिगर्स तो देखिए याद करनी पड़ेंगी। प्राइवेट कंपनी में इट इज 2 और 50, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। और पब्लिक कंपनी में कम से कम जो है 7 और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितने चाहो उतने आ जाओ, इनफाइनाइट। ठीक है जी, आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एक होता है ना, एक आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, एक पार्टनरशिप फर्म ने खरीदी या एक कंपनी में खरीदी, उसकी बात इस टॉपिक में की जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले चलिए पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। अगर एक पार्टनरशिप कंसर्न ने एक लैंड और बिल्डिंग खरीद ली है तो वो लैंड और बिल्डिंग उस पार्टनरशिप कंसर्न की है और उसके पार्टनर्स की भी है। The property of the firm, the property of the partnership organization is also the property of the members. वो उनकी प्रॉपर्टी भी कहलाएगी। नो डाउट वो फर्म की प्रॉपर्टी भी है और मेंबर्स की प्रॉपर्टी भी है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये अगर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, ये मशीनरी मैंने पार्टनरशिप की पैसे से खरीदी है तो ये सिर्फ पार्टनरशिप की है, नहीं 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 भैया, वो पार्टनर्स की भी है, ऐसा ही रूल होता है। तो जो भी कुछ चीज प्रॉपर्टी एसेट पार्टनरशिप फर्म के लिए लिया जाता है वो पार्टनर्स का भी होता है। ठीक, अब बात करो जी आप कंपनी की, तो कंपनी अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग या मशीनरी खरीदती है तो वो सिर्फ कंपनी की है, वो पार्टनर्स की, वो मेंबर्स की नहीं है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इटसेल्फ। मेंबर्स की प्रॉपर्टी वो नहीं कहलाएगी। मेंबर्स उसको अपना मान नहीं सकते, अपना क्लेम नहीं कर सकते। अगर ऐसे होता तो बड़ा अच्छा होता। मान लीजिए मेरे पास रिलायंस के कुछ शेयर्स हैं और रिलायंस ने कोई बॉम्बे में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो मैं तो जाके बोलूंगी भैया वो तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो या मेंबर हो और अगर वो कंपनी कोई खरीदती है एसेट,
प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, तो वो सिर्फ कंपनी की चीज है, वो आप उसके ऊपर अपना मालिकाना हक क्लेम नहीं कर सकते। सो आई रिपीट, पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ खरीदा जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म का भी होता है और पार्टनर्स का भी होता है, लेकिन कंपनी की चीज सिर्फ कंपनी की है, वो मेंबर्स की चीज नहीं है। नेक्स्ट, लायबिलिटी, देनदारी। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है, देनदारी है, वो अनलिमिटेड है, उसकी सीमा नहीं है। ध्यान से सुनो, पार्टनर्स जो हैं वो जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल हैं उस पैसे को देने को और सेपरेटली भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मान लीजिए मैं और आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, हमने उस पार्टनरशिप फर्म ने 5 लाख रुपए का जो है वो लोन लिया था, ठीक है, तो वो लोन देना आपकी लायबिलिटी भी है, मेरी लायबिलिटी भी है और पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी भी है। सो मैं क्या बोल रही हूं कि पार्टनर्स जॉइंटली भी उस देनदारी के देनदार हैं और सेपरेटली भी हमारे ऊपर वो जिम्मेवारी है। वी आर लायबल टू पे वॉट एवर वी हैव टू पे। जो पार्टनरशिप फर्म ने पे करना है ना, वो मेरा भी है और आपकी भी लायबिलिटी है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी एक पार्टनरशिप डीड में अनलिमिटेड है। एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करती हूँ और वो इनसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, तो पार्टनरशिप की देनदारियां जो होंगी उसके देनदारों की लिस्ट में वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं। कुछ क्रेडिटर्स हैं, कुछ लोन रीपेमेंट है, उसको देने के लिए वो मेरे घर आकर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी ले जा सकते हैं, जिसमें मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी ज्वेलरी सब आ सकता है। उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि भैया ये तो मेरा है, ये पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, प्लीज मेरा ये एसेट मत लेके जाओ। वो ले जाएंगे, बिकॉज इट इज अ रूल इन द पार्टनरशिप की पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ठीक। अब आती है बात कंपनी की। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी की देनदारी सिर्फ कंपनी की देनदारी है, वो उसके मेंबर्स की देनदारी नहीं है। The liability of the members या the shareholders, it is limited. It is limited to the extent of contribution of the share capital. तो unlimited नहीं है। unlimited liability तो पार्टनरशिप के केस में ही थी। The members are not personally liable for the obligation of the business. अगर बिजनेस ने किसी का पैसा देना है तो वो मेंबर्स की पर्सनल जिम्मेवारी बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने, हमारी देनदारी सीमित है। पार्टनरशिप के केस में सीमित नहीं थी। अब हम आपको और समझाते हैं। अगर तो पहला केस होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरा केस होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। डिस्टिंक्शन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी का हम एक सेपरेट आर्टिकल बना चुके हैं, आप प्लीज उसको देख सकते हैं। यहां के लिए मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर होती है उसमें देनदारी कितनी होती है। एक मेंबर या एक शेयर होल्डर उतना ही अमाउंट पे करेगा जितने के उसने शेयर खरीदे हैं, उससे ज्यादा वो पैसे नहीं देगा। उस शेयर पर जितना उसका अनपेड अमाउंट है वो उतना ही देगा। मान लीजिए मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? 100 रुपए की, बस, उससे ज्यादा नहीं। उस 100 रुपए के शेयर में अगर मैं 40 रुपए पहले ही दे चुकी हूं, तो अब मेरी लायबिलिटी, देनदारी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगी। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो जाती है, दिवालिया भी हो जाती है, तो कंपनी मेरे से 60 रुपए से ज्यादा पैसा एक भी नहीं मांग सकती, क्योंकि मेरी लायबिलिटी यहाँ पर क्या है जी? लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर सारे पैसे दे दिए थे मैंने 100 के 100, तो मैंने 1 रुपया भी नहीं देना। अब जितनी देनदारी है वो सिर्फ शेयर्स की फेस वैल्यू तक है। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो शेयर की फेस वैल्यू दूंगी, अगर मैं कुछ दे चुकी हूं तो अनपेड दूंगी, और अगर मैंने सारा दे दिया है शेयर की फेस वैल्यू तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी। कहने का मतलब मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। दूसरा केस होता है लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या है कि इसमें शेयर खरीदे हो ना खरीदे हो, मैंने अगर कंपनी के बेस पे गारंटी दे दी तो मेरी लायबिलिटी उस गारंटी के अमाउंट तक ही सीमित है, उससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए मैंने गारंटी दी थी 1 लाख रुपए की और कंपनी हो गई लिक्विडेट, कंपनी हो गई वाइंड अप, दिवालिया हो गई, तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए की देनदारी तक ही मेरी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं।
उससे ज्यादा मैं एक नया पैसा कंपनी को देने के लिए लायबल नहीं हूं। सो पार्टनर्स में लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, वो आपकी घर की प्रॉपर्टी भी ले जा सकते हैं, लेकिन लायबिलिटी में वो आपके घर की प्रॉपर्टी नहीं ले जा सकते। कंपनी में लिमिटेड होती है जी लायबिलिटी, कंपनी में वो आपकी घर की प्रॉपर्टी नहीं ले जा सकते, उसमें आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मैंने आपको लिमिटेड बाय शेयर्स भी समझा दिया और मैंने आपको लिमिटेड बाय गारंटी भी समझा दिया। आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज द लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप की कोई अपनी सेपरेट लीगल एंटाइटी नहीं है। जो भी लीगल एंटाइटी है वो पार्टनरशिप से पार्टनर्स से ही है, उसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है एक पार्टनरशिप डीड की, वो मेंबर्स से अलग नहीं है। जो भी है उसका अस्तित्व मेंबर्स तक ही सीमित है। पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप कंसर्न की कोई खुद की पहचान नहीं है। मेंबर्स दे कैनॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द पार्टनरशिप फर्म। अगर मैं और आप पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, तो मैं एक पार्टनरशिप फर्म के साथ उस फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती। मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर सकती हूँ, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई भी मेंबर एग्रीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन। लॉ उसको अलग बंदा, अलग पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मानता। बात करो कंपनी की, तो बिल्कुल जी कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटाइटी है। कंपनी को जो लॉ है वो सेपरेट इंडिविजुअल मानता है, ह्यूमन नहीं मानता, इंडिविजुअल मानता है। आर्टिफिशियल पर्सन उसको हम बोलते हैं। और कंपनी की अपनी खुद की पहचान है मेंबर्स के अलावा। पार्टनरशिप डीड की अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है, जो पहचान है वो पार्टनर्स के थ्रू ही है, लेकिन कंपनी की अपनी अलग पहचान है, मेंबर्स से उसका लेना देना कोई नहीं। कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है। जब कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो वो सील, यू हैव सीन ना दैट सील, उसको ठप्पा लगाया जाता है और वो कंपनी की पहचान है, मेंबर्स की नहीं। जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो भी अलग से कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, क्योंकि कंपनी की अलग अस्तित्व है। कंपनी एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन है। क्लियर। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमने पैसा देना होता है। द क्रेडिटर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर द क्रेडिटर्स ऑफ द पार्टनर्स। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म ने किसी के पैसे देने हैं, अगर आपके कोई क्रेडिटर है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पार्टनरशिप फर्म का क्रेडिटर है, वो आपका क्रेडिटर भी है। द क्रेडिटर्स ऑफ द पार्टनरशिप आर द क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। समझे जी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब पार्टनरशिप फर्म एक प्रॉपर्टी खरीदती है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टनरशिप फर्म की भी है और पार्टनर्स की भी है। उसी तरह से जो क्रेडिटर्स पार्टनरशिप के हैं वो पार्टनर्स के भी हैं, वो क्रेडिटर्स पार्टनर्स के भी हैं। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म बैंक से एक लोन लेती है। बैंक उसकी रीपेमेंट के लिए, लोन वापस करने के लिए पार्टनर्स से पैसे मांग सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिटर जो पार्टनरशिप फर्म का है वो इंडिविजुअल पार्टनर्स का भी क्रेडिटर कहलाएगा। कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी के ही क्रेडिटर्स हैं, वो क्रेडिटर मेंबर का नहीं है। अगर आप एक शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के और उस कंपनी ने कहीं से लोन ले लिया भैया, तो वो लोन बैंक कंपनी से मांगेगा, आपके घर आकर लोन नहीं मांग सकता। पार्टनरशिप डीबे में आके आपके घर आ सकता है और आपसे लोन का रीपेमेंट मांग सकता है। ठीक है। द कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो बैंक उसके मेंबर्स को जाके परेशान नहीं कर सकता, रीपेमेंट नहीं मांग सकता। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया उस लोन को पे करना। क्रेडिटर्स जो है वो मेंबर के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। क्यों? जैसे बताया था, प्रॉपर्टी कंपनी की है तो वो कंपनी की ही है, मेंबर्स की नहीं है। उसी तरह से जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, वो कंपनी के ही क्रेडिटर्स हैं, वो मेंबर्स के क्रेडिटर नहीं हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए मैं और आप पार्टनरशिप डीड में हैं,
ठीक है। तो क्या मैं अगले दिन एक दिन सुबह सो के उठूं और मैं बोलूं अरे 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 ये पार्टनरशिप डीड का मैं अपना वाला शेयर तो ना अपने पड़ोसी को दे देती हूँ या XYZ किसी को दे सकती हूँ, कैसा मैं ऐसा कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप डीड में परमिटेड ही नहीं है, क्योंकि मैंने और आपने पार्टनरशिप डीड में क्लॉज बना के, एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप बनाई है, तो भैया मैं और आप ही रहेंगे। किसी तीसरे की पसंद आ गया तो उसको खत्म करो, नई पार्टनरशिप डीड बना लो। तो क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप का इंटरेस्ट जो है वो परमिशन ही नहीं है कि आप अपना आज सुबह सो के उठो और पार्टनरशिप का इंटरेस्ट दूसरे को दे दो। नॉट अलाउड। यू कैन नॉट सेल योर शेयर, यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर, आप नहीं कर सकते। If at all, a partner can transfer his shares only with the consent of other partners. और अगर कोई स्पेशल केस है, कुछ अलग बात है, तो ठीक है भैया, सबकी रजामंदी ले लो और फिर चाहो तो काम हो सकता है। अगर वो रजामंद हैं, कौन? बाकी के पार्टनर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपको अलाउ कर सकते हैं कि चलिए इस केस में ये तो जेन्युइन केस है, इसको अपना ट्रांसफर करने दो शेयर, तब वो करने देंगे। अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। हाँ, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक सेपरेट क्लॉज है तब ये काम किया जा सकता है। कौन सा काम? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पार्टनरशिप डीड में अलाउड नहीं है जी, परमिटेड नहीं है। कंपनी में तो देखो जी, अ शेयर होल्डर कैन सेल हिज शेयर्स। मैंने आज एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, बहुत अच्छी बात है। कल को मेरे को नहीं पसंद आ रहा है, या मुझे पैसे की जरूरत है, या मुझे प्रॉफिट पे वो शेयर्स बेचने को मिल रहे हैं, तो मैं फटाफट बेच दूंगी। मुझे उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं जब चाहूं उस कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर दूं, सेल कर दूं, कोई चक्कर नहीं है। मुझे किसी की रजामंदी नहीं लेनी, मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी। पार्टनरशिप में आपको सब कुछ लेना पड़ता है, परमिशन भी लेनी पड़ती है, रजामंदी भी ले सकती है। कंपनी में ये खुला है, आप जब चाहो वो शेयर्स बेच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट या कंट्रोल। जो बिजनेस करना है ना, रोज की एक्टिविटीज, रोजमर्रा के काम कौन मैनेज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? पार्टनरशिप कंसर्न जो है, इट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पार्टनर्स। देखिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, बेचा कहाँ जाएगा, कौन सी पार्टी से क्या माल लेना है, किसको हमने अपना सेलर बनाना है, जो भी है वो सारा काम कौन देखता है जी? पार्टनर्स देखते हैं। और अगर मैं और आप पार्टनर्स हैं तो आपका भी पूरा राइट है बिजनेस को देखने में, एडमिनिस्टर करने में। मेरा भी पूरा राइट है। हर पार्टनर को राइट होता है कि वो अपना बिजनेस मैनेज खुद करे, और जनरली होता भी है, पार्टनर्स ही मैनेज करते हैं। कंपनी में जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो मेंबर्स का नहीं होता, वो शेयर होल्डर्स का नहीं होता। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जी शेयर होल्डर्स के, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, वही कंपनी को चलाते हैं। और जनरली कंपनी को चलाने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं, हेड मैनेजर, अकाउंटेंट, ये वाले सारे प्रोफेशनल्स ही कंपनी के काम को देखते हैं। और कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं या जो मेंबर्स हैं, वो डायरेक्टली जी कंपनी की वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनके पास अपना शेयर है, बस वही है, घर बैठो आप। और कंपनी चलाने वाले लोग और होते हैं, और ना ही तो आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो बीइंग अ शेयर होल्डर, ऐसा कुछ भी नहीं। पार्टनरशिप में आप सब कुछ कर सकते हो, कंपनी में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। इसका मतलब कितना चलेगी। ठीक है, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर थे, ठीक है, एक की डेथ हो गई, तो क्या होगा? पार्टनरशिप डीड चलती रहेगी कि बंद करनी पड़ेगी? तो पार्टनरशिप फर्म गेट्स डिसॉल्व, वो बंद हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाए, या कोई पार्टनर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, इनकैपेबिलिटी हो जाए ना उसमें, तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, वो कंटिन्यू नहीं हो पाती। कंपनी में केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी एक कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, इट इज वेरी स्टेबल। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए, दिवालिया हो जाए, इनकैपेबिलिटी हो जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जैसे ही पहले चलती थी वैसे ही अब चलेगी। मेंबर्स आते रहे जाते रहे, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। सो कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस एंड स्टेबल कंसर्न। ठीक है जी, आगे बढ़िए। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, लीगल प्रोविजंस क्या हैं, कितनी आपको फॉर्मेलिटीज और हैसल्स करने पड़ते हैं।
पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको ये वाले रूल्स मानने हैं, ये वाली रेगुलेशंस माननी है। ना ना, बिल्कुल सीधा साधारण सा केस होता है। आपको ये फला फला किताबें मेंटेन करनी है, नो, ऐसी भी कोई कंपल्शन नहीं है। आपको ऑडिट करवाना है, ऐसी भी कोई कंपल्शन नहीं है। आपको पब्लिश करवाने हैं अपने अकाउंट्स, नो नो, कोई कंपल्शन नहीं है। सीधी साधारण आम जनता के लिए बनाए। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर ऑडिटेड। अगर आप चाहो, अगर पार्टनर्स चाहें कि हमको भैया ऑडिट करवाना है तो करवा लो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी करवाना तो कोई पेनल्टी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही चलने दीजिए। ओके, तो ये हो गई मर्जी पार्टनर्स की कि आप ऑडिट करवाओ या ना करवाओ। लेकिन कंपनी के केस में तो आपको सर्टन बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। आपको पीरियोडिकल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा समय समय पर, जैसा कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको बोलेंगे। वहां पर आपको टाइम टू टाइम ये वाली इंफॉर्मेशन जो आपको बताई जाएगी वो इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी। आप लीगली बाउंड हो कि आप कंपनी को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने ही पड़ेंगे। मर्जी मुर्जी कुछ नहीं है, करवाने पड़ेंगे मतलब करवाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी डाल दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? आप ध्यान से सुनिए कि कंपनी में जनता का पैसा लगा हुआ होता है ना। लोग ही तो खरीदते हैं हमारे शेयर्स, हमारे डिबेंचर्स, तभी तो कंपनी के पास पैसा आता है और कंपनी बिजनेस करती है। तो फिर कहीं कोई लोगों का पैसा लेकर फरार ही ना हो जाए, फ्रॉड ही ना हो जाए, इसलिए कंपनीज एक्ट में ये स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं कि कंपनी को तो भैया आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट भी करवाने पड़ेंगे, पब्लिश भी करवाने पड़ेंगे, ताकि जनता को आपकी इमेज जो है वो पता चलती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों से पैसा लो, उनको सिक्योरिटीज बेचो और आप फिर रफू चक्कर हो जाओ। सो हमने देखा कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो पार्टनरशिप में नहीं है, लेकिन कंपनी में तो बहुत ज्यादा आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी और ये सब अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करके ऑडिट भी करवाना पड़ता है। आगे बढ़िए। म्यूचुअल एजेंसी, एजेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको घूमने जाना है, आप यूरोप जाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप एक ट्रैवलिंग एजेंट के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि भैया ये लो, मेरी फला फला जगह की टिकट्स बुक कर दो, फला फला होटल्स बुक कर दो। तो उसने क्या किया? उसने सारी बुकिंग कर दी, आपका पैसा लगा, आपने उसको भी कमीशन दिया और आपका काम भी हो गया। सो ही एक्टेड एज एन एजेंट फॉर यू, उसने आपका एजेंट का काम किया, राइट? तो जो भी उसने बुकिंग करी वो आपके ऊपर बाउंड हो गई ना। काम तो आपका था, उसने जो वो काम कर रहा है वो आपके बिहाफ पर कर रहा है। उसी तरह से हम पार्टनरशिप में बात करें कि पार्टनर, हर पार्टनर को दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। अगर मैं ये काम कर दूं तो वो काम बाकी पार्टनर्स के ऊपर लागू रहेगा। इसलिए पार्टनर्स को ध्यान से चुनना चाहिए, कोई भी फुलिश पर्सन को नहीं चूज करना चाहिए। वो एक गलत एग्रीमेंट अगर साइन कर देंगे तो वो आपके ऊपर भी बाइंड रहेगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ? पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट है और पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट है। एक पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ जाकर डॉक्यूमेंट साइन कर देगा तो वो डॉक्यूमेंट सारे पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी लागू होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे पार्टनर्स के ऊपर ही होगी। क्लियर है ना? अगर मैं किसी सप्लायर के साथ जाकर एग्रीमेंट कर लेती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं ही उसी एग्रीमेंट को बाउंड हूँ, नहीं जी नहीं, जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी उसके अंतर्गत आ गए और उस डॉक्यूमेंट के अंदर पार्टनरशिप फर्म भी आ गई। तो वन पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। बात करो कंपनी की, तो जो मेंबर्स हैं वो अदर मेंबर्स के एजेंट नहीं है, वो कंपनी के एजेंट नहीं है। कोई भी मेंबर जाकर साइन नहीं कर सकता कंपनी के बिहाफ पर या बाकी मेंबर्स के बिहाफ पर। नो, यू कैन नॉट। कंपनी कैन नॉट आस्क द मेंबर्स, कंपनी कह भी नहीं सकती कि भैया भैया तुम्हारे पास मेरे इतने शेयर्स हैं ना, जाओ जाओ ये वाला साइन कर दो। नो, यू कैन नॉट। ना तो वो कह सकती है किसी मेंबर को कि वो कंपनी के बिहाफ पर जाकर एग्रीमेंट साइन कर दे, ना ही वो लागू होता है। मेंबर मेंबर है, कंपनी कंपनी है, कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट साइन करना है वो कंपनी के ऊपर लागू रहेगा। मेंबर का किया हुआ डॉक्यूमेंट साइन कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन एक पार्टनर का किया हुआ डॉक्यूमेंट साइन पार्टनर के ऊपर लागू होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट, अथॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। जैसा कि हमने आपको बताया, एक पार्टनर अपने साइन से, अपने डॉक्यूमेंट से, अपने एग्रीमेंट से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर लेता है। ठीक है ना? मान लीजिए हम टायर बनाते हैं, एक पार्टनरशिप में हम टायर बनाते हैं। उस पार्टनरशिप में मैं जाके साइन कर देती हूँ कि भैया फलान दिन तक हम तुमको 100 टायर देंगे, नहीं तो इतनी हम आपको पेनल्टी देंगे। अगर मैंने वो साइन कर दिया तो सारे के सारे पार्टनर्स के ऊपर भी वो बाउंड हो गया।
तो यू आर बाइंडिंग अदर पार्टनर्स ऑल्सो, आप उनकी भी अपने साथ लेकर चल रहे हो, उनकी भी बाइंडिंग अपने साथ लेकर चल रहे हो, ठीक है। लेकिन एक मेंबर कंपनी को बाइंड नहीं कर सकता। सो अ पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स, अ पार्टनर कैन बाइंड द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन एक मेंबर ना तो दूसरे मेंबर को बाइंड कर सकता है, ना ही वो कंपनी को बाइंड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइंडिंग अप। पार्टनरशिप अगर मतलब बंद करनी हो ना, अगर आपने खत्म करना हो, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना बड़ा आसान है, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड नहीं होती वाइंड अप करने के लिए। कंपनी जो है अगर उसको वाइंड अप होना है तो वो कोर्ट के थ्रू ही होगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि भैया रीजनेबल ग्राउंड है इसको वाइंड अप करने के लिए, ये कारण जायज हैं, वो तभी वाइंड अप हो सकती है। उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पर तो जब पार्टनर्स को दिल करे चलो कर दो जी, वाइंड अप कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये कैसे होता है? देखो, पार्टनरशिप डीड में जो लिख दिया वैसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए मैं और आप एक पार्टनरशिप डीड में हैं, उसमें हमने डिसाइड किया कि पार्टनर प्रॉफिट जो है 70:30 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर हमने 40:60 बोला है तो 40:60 में होगा, हमारी मर्जी है, जैसे मर्जी हम कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं किया कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 50-50 होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी डीड जिस हिसाब से बना सकते हैं, तो प्रॉफिट्स उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बात करूं मैं कंपनी की, तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, या डायरेक्टर्स बताएंगे कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा मेंबर्स को जाएगा। जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो हर साल कितना डिविडेंड देना है, देना भी है कि नहीं देना, ये वो लोग डिसाइड करेंगे। ऐसी कोई पहले की डीड वगैरह नहीं होती। हु इज गोइंग टू डिसाइड? द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और द डायरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस। पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस कर सकती है, सिर्फ पार्टनर्स की मंजूरी होनी चाहिए, ठीक है। आज मैं और आप पार्टनरशिप डीड में हम डिसाइड करते हैं कि हम बेडशीट्स का बिजनेस करेंगे, तो बेडशीट्स का बिजनेस कर लेते हैं जी। कल को हम डिसाइड करते हैं कि हम फर्नीचर का बिजनेस करेंगे, तो फर्नीचर का बिजनेस कर दो, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसे नहीं होता। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया वही बिजनेस होगा, उसके अलावा नहीं। ये नहीं है कि आज बोले जी ये करेंगे, कल बोले जी वो करेंगे, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसके ऊपर हमने सेपरेट आर्टिकल बनाया हुआ है, आप प्लीज वो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसॉल्व करना है, उसको टाटा बाय बाय बोलना है। अगर पार्टनरशिप को खत्म करना है तो एक एग्रीमेंट कीजिए और उसको डिसॉल्व कर दीजिए। अगर पार्टनर्स को लगे कि भैया अब हमारी बन नहीं रही, ये तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, ये तो बड़े नखरे दिखा रहा है, मेरे से नहीं सहे जाते, चलो छुट्टी करो, इसको डिसॉल्व कर दो, तो पार्टनरशिप फॉर्म बड़े मजे से डिसॉल्व हो सकती है। कंपनी ऐसे डिसॉल्व नहीं हो सकती है। कंपनी तो लॉ ने बनाई है, तो वो लॉ से ही डिसॉल्व होगी। इट इज लीगली डिसॉल्व, और आरओसी की सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो पार्टनरशिप खत्म करने के लिए सेपरेट प्रोविजन है और कंपनी खत्म करने के लिए सेपरेट प्रोविजन है। तो आज का हमारा आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।